एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी हिंदी में पल्लवन पढ़ाने वाला हूं। आप सभी बच्चों के सिलेबस में पल्लवन दिया हुआ है। पल्लवन क्या होता है, इससे जुड़े हुए देखिए जो भी सवाल आते हैं, बेसिकली पल्लवन किसे कहते हैं ये आता है, या पल्लवन की व्याख्या करें, इसके जो नियम होते हैं उस पर चर्चा करने हो सकते हैं, या इसके जो महत्व होते हैं, इसकी जो विशेषताएं होती है, और इसका एक उदाहरण देख के आपको इसको स्पष्ट करना है कि पल्लवन का एक उदाहरण दीजिए और उसकी व्याख्या करिए। तो ये सवाल जो 15 मार्क्स का आता है आप सही बच्चों को पेपर में हिंदी का, ये आज के टॉपिक का ये आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है, जिसमें इससे जुड़े हुए जितने सवाल आते हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सभी चीज़ लिंक अवेलेबल, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। देखिए पहला ही सवाल है आपके पास, पल्लवन किसे कहते हैं और इसके नियमों पर चर्चा करें, इसके महत्व एवं विशेषताओं की व्याख्या करें। और यहाँ पर एक सवाल और ऐड कर सकते हैं आप सभी बच्चे कि पल्लवन की व्याख्या उसके उदाहरण सहित करें, यानी आप उसको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है पल्लवन। देखिए पल्लवन मतलब होता है, पहले इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेंशन करना, मतलब किसी चीज को आप बड़े पैमाने पे या बड़े करके उस चीज को लिखना क्या कहलाता है, एक्सपेंशन या पल्लवन कहलाता है। तो किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्र वाक्य, उक्ति या विवेच बिंदु को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्टि करते हुए प्रभावमयी सहज अभिव्यक्ति शैली के जो भी मौलिक सारगर्भित विस्तार देखकर पल्लवन या एक्सपेंशन कहलाता है। इसे विस्तारण, भाव पल्लवन आदि भी कहा जाता है। देखिए आपको शायद ये वाला जो ऊपर का परिभाषा है शायद ये आपको ना समझ में आया होगा। मैं आपको दूसरे परिभाषा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है पल्लवन। सूत्र रूप से लिखी गई या फिर कोई चीज को शॉर्ट रूप में लिखा गया या बहुत ही गहरे चीज में कोई चीज लिखा गया है, उस चीज को क्या करना है आपको अपने हिसाब से क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करके उसे एक रचना का रूप देना है। और यही जो कला होती है बेसिकली पल्लवन कहलाती है। पल्लवन का यह अर्थ नहीं है कि उस कथन का अर्थ या भाव लिखा जाए या उसकी व्याख्या की जाए, अपितु इसका जो मूल भाव है, यानी इसका जो बेसिक चीज है, उसके मंतव्य को क्या करना है, बेसिकली स्पष्ट करना है। यानी अगर आपको कोई चीज दिया हो उसके बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या के सहित उसको क्या करना है, समझाने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले उम्मीद करें पल्लवन क्या होता है, कोई पूछेगा तो देखिए कोई भी चीज सूत्र रूप में लिखा गया है या फिर कोई बात कही गई है, उसको आपको क्या करना है, एक पूरी संरचना के रूप में उसे सजा के लिखना है। और यही जो कला रहती है ये हमारा पल्लवन कहलाता है। अब इसको मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ ताकि आप सभी बच्चे समझ पाएंगे कि पल्लवन किसे कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, कहावत है, ठीक है, आप समझिए कोशिश कि कछुआ जो है, कछुए चाल से ही सफलता मिलती है। अब आप सोचते हो कि भाई कछुआ चाल से सफलता कैसे मिलती है जीवन में, इसमें क्या है, किस पंक्ति का मतलब क्या आशय है या भाव पल्लवन क्या है बताने की कोशिश करते हैं। इस कहावत का अर्थ है कि यदि हम लगातार और धैर्य से प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपने कहानी पढ़ी हो बचपन में खरगोश और कछुए की, ठीक है, दोनों रेस करते हैं जिसमें खरगोश तो जानते हैं बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ वहां पर ऐसे कंपनी बहुत स्लो चलता है। लेकिन खरगोश को रहता है कि आराम फरमाना रहता है, बेचारे को सोचता है बहुत देर कछुआ तो मस्त से सो जाता है, उधर कछुआ धीरे 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 चल के अपनी जीवन में जो सफलता रहता है वो प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर लेट किया जा रहा है। एक कहावत दिया हुआ है कि कछुआ चाल से आपको सफलता मिलती है, मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो अगर उसे आप लगातार करोगे, धैर्यपूर्वक मतलब शांति से प्रयास करते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। ये इसका भावार्थ है। कछुआ भले ही धीरे चलता है लेकिन वो क्या करता है, अपनी यात्रा को कभी भी नहीं छोड़ता, मतलब कोशिश करते रहता है, लगातार चलते रहता है। ये नहीं कि उसे मतलब आधे मार्ग से घूम के चला गया, ऐसा नहीं। वो इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि अगर आप किसी चीज को बेसिकली आपके जीवन को लक्ष्य है, आप उस चीज पे लगे रहो। एक ना एक दिन मतलब क्या, आपको कुछ समय देना होगा। आपका धैर्य का देखिए यहाँ हमारे जो कह सकते हैं भगवान है वो बेसिकली हमें परीक्षा लेते हैं कि ये कब तक उस चीज पे लगा रह सकता है, आपको कितनी बार बेसिकली तोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहोगे तो आपको सफलता मिलती है। यही चाल यह बताया जा रहा है कि कछुआ चाल से क्या मिलती है, हमें सफलता मिलती है। तो ये एक उदाहरण था, मैंने आपको समझाया। एक और उदाहरण देता हूँ अगर समझने के लिए पल्लवन में। जैसे एक लोकोगीता बहुत फेमस है, पानी पानी जान पहचान पनी, ठीक है। यहां पर एक लोकोगीतिया दिया हुआ है। अब इसका समझिएगा अर्थ या फिर भाव पल्लवन क्या है। यह लोकोगीतिया बेसिकली हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में चाहे वो कितना भी कठिन हो, हमें अपने साथी के जो साथी हमारे जो साथ में रह रहा हमारा
प्रति जिम्मेदारी को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, कोई भी आप व्यक्ति के साथ चल रहे, आपके जीवन के पथ में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो, चाहे जो भी लोग हैं, आपको उनका जिम्मेदारी मतलब उनका साथ तो देना ही है, उनका जिम्मेदारी आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे कठिनाई का समय हो, हमें एक दूसरे का हमेशा समर्थन करना चाहिए। कि मान लीजिए अगर आपके कोई मित्र है जो आपके परम मित्र है, परम कह सकते अच्छे दोस्त है, उनके जीवन में कोई परेशानी आती है, तो आप ये नहीं कि आप उसे बार बार इरिटेट हो जाए, आप धैर्यपूर्वक उनके साथ रहें और उनका हमेशा समर्थन करते रहें। तभी आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक जीवन में अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये लोकोकितिया था। एक और उदाहरण आपके पास एक सूत्र वाक्य दिया हुआ है कि सत्य की जीत होती ही है, मतलब सत्य हमेशा जीतेगा, सत्य कभी पराजित नहीं होता। इसमें बताया गया है कि सत्य हमेशा अंतर जीतता ही है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ वक्त भले ही लग सकता है। जैसे भले ही झूठ और अन्याय समय समय पर जीत हासिल कर सकता है। देखिए कुछ सिचुएशन पे क्या होता है, कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल केस चल रहा है, कोई कोर्ट पे केस चल रहा है, वो उस समय तो चलिए जीत सकते हैं, लेकिन सही समय आने पे हमेशा क्या होता है, उस चीज पे जो सही सही रहता है वो हमेशा जीत जाता है। लेकिन सत्य की शक्ति जो रहती है वो अंततः हमेशा उन्हें उजागर करती है कि हाँ भाई झूठ चीजों को नहीं चलेगा, जो भी चीज सही है वही हमेशा चलने वाली है। तो ये तीन आपको हमने अभी उदाहरण दी जिसके थ्रू समझने की कोशिश की कि क्या होता है पल्लेवन की। छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन आपको क्या करना, उसके बारे में व्याख्या सहित यानी उसका मतलब समझाना, उसका जो मूल कह सकते हैं यहाँ पे भावार्थ है वो आपको समझाना पड़ता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को पहले पल्लवन क्लियर हो गया होगा। पल्लवन का उदाहरण देके हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखिए इसके कुछ नियम है, क्या क्या नियम आइए जानते हैं। तो पहला नियम आपको क्या कहता है कि पल्लवन के लिए मूल अवतरण की जो भी वाक्य हमारे पास या जो भी सूक्ति है या भी हमने देखिए लोकोकितिया पढ़ी या कहावत पढ़ी, उनको आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मतलब कोई भी कथन या कुछ भी दिया हुआ है, चाहे वाक्य हो सकता है, सूक्ति हो सकता है, लोकोकितिया या कहावत है, इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में, यानी उससे नहीं दिखे जो भी उसके बेसिक चीजें आप उसे अच्छे से समझ पाए और उसकी व्याख्या को आप सही से कर पाए। इसलिए उस चीज को बेसिकली क्या करना है, ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है हमारे पास पल्लवन का। अगला पॉइंट है यहाँ बताया हुआ है कि जो भी मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे जो अन्य सहायक विचार को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। देखिए जो भी मान लीजिए लोकोकितिया या वाक्य सूक्ति कुछ भी दिया हुआ है, उसमें देखिए जो मूल विचार है यानी उसके जो मेन बेसिक थॉट्स है या उसके जो भाव है, वो आपको उसके नीचे जो भी हमारे पास अन्य जो भी सहायक विचार दिए गए उन सभी चीजों को हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वो क्या बताना चाहता है। जैसे अभी हमने आपको खरगोश और कहानी वाला, चलिए खरगोश और जो कछुआ वाला समझाया, आप उसे तो समझ गए कि भैया आपको क्या निरंतर क्या करना, प्रयास करना है। लेकिन आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा, लगे रहिएगा, आपको उसके साथ साथ आपके जीवन धैर्य होना चाहिए, ये सभी चीजें हमें बताती है। तो आपको उसके मूल विचार तो समझने तथा उसके नीचे देखिए जो भी सहायक विचार है वो भी आपको समझने की कोशिश करना है। ये इसका दूसरा नियम होता है हमारे पास। अगला बताया गया है जो भी मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक करके सभी निश्चित जो भी निहित विचार है उनको एक अनुच्छेद में लिखना प्रारंभ कीजिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने ना पाए। देखिए आप क्या किए, जो भी लोकोकितिया कहावत सूक्ति दिया हुआ है आप उसे सबसे पहले अच्छे समझ लीजिए। उसके बाद उसके जो भी निहित विचार दिए, मतलब उसके अंदर जो भी विचार छिपे हुए, आप उसको क्या करिए, एक एक करके एक अनुच्छेद में क्या करिए, उसको लिखने की कोशिश करिए। अगर इस तरह आप लिखते तो क्या होगा, सारा का सारा चीज जो भी आप बता रहे हैं उसका भाव स्पष्ट होगा तथा उसमें कोई भी विचार आपका छूटेगा नहीं, वो सब कुछ अच्छे से लोग समझ पाएंगे। ये इसका मूल विचार बताया गया है। अगला चौथा पॉइंट है हमारे पास कि अर्थ अथवा विचार का विस्तार। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। यानी देखिए जो भी हमें कथन दिए गए हैं, वही मुहावरे लोकोकितिया दिए हुए, आप उन चीजों का विस्तार करते समय, उनके अर्थ का या विचार का विस्तार करते समय उनकी पुष्टि के लिए, मतलब आप उसको समझाने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, कुछ तथ्य भी साथ में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ताकि लोग उसे अच्छे से समझ पाए। ये हमारा चौथा नंबर पॉइंट है इसका। अगला फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, भाव और भाषा की जो अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा जो होनी चाहिए वो अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा ना करने ही श्रेयस्कर। देखिए आपने पढ़ा होगा व्याकरण में अलंकार, ठीक है। अलंकार क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज को लिखने का, सजावट करने का ढंग अलंकार कहलाता है, एक प्रकार समझ सकते हो। आप क्या करो, जो भी आपके पास भाव, जो भी आपके पास कथन दिए गए, आप उसके पहले भाव उसको पहले क्या करें, अपने हिसाब से जो भी चीज लिखे वो स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करें, छोटे छोटे ही लिखे लेकिन उसमें भाषा इतनी सरल हो सके ताकि जो भी लोग पढ़े उसे आसानी से क्या कर सके, समझ सके। ये फिफ्थ नंबर पॉइंट होता है हमारा। फिर सिक्स नंबर जो रूल है हमारे पास वो है
पल्लवन के लेखक में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी देखिए, आप जैसे अभी हमने आपको बताया ना, समझाने को उदाहरण नहीं समझिए, वही कछुआ और खरगोश वाला कहानी है। अगर कछुआ और खरगोश का मैं कहानी समझा रहा हूँ तो भाई बीच में अगर मैं शेर का बात लेकर आ जाऊंगा तो क्या इससे इसका कोई प्रासंगिक, इसका कोई रोल है? इसका नहीं, इसमें से कोई इसका कहानी का इंपॉर्टेंस ही नहीं इस चीज में। तो आप क्या करें, अगर कोई चीज के पल्लवन के बारे में विस्तार कर रहे हो तो या बता रहे हो तो आप उसमें जुड़े हुए जो भी चीज है आप उसी से रिलेट करके समझाओ। उदाहरण भी दोगे तो उसी प्रकार के उदाहरण दो जो उससे जुड़े हुए रहते हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी अनावश्यक ऐड कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। वो जो भी चीज में ऐड हो सकता है वो उसका प्रसार मतलब उससे जुड़ा होना चाहिए, उससे साथ समझाने में हेल्पफुल होना चाहिए। उस प्रकार की चीजों को आप क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा 6 नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 या रूल है हमारे पास, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब भी पल्लवन लिखा जाए तो लेखक है हमारे, उनको क्या करना चाहिए, विचारों को, ये नहीं कि आप किसी का आलोचना करें, इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार, मतलब लेखक जो लिख रहा है उस चीज को, उसके मन के भाव जो है उन्हीं का विस्तार होना चाहिए और उन्हीं का विश्लेषण के आधार पर आपको समझाना चाहिए। यानी जो चीज बोला गया आप उसको उसी के साथ में लेकर, मतलब उसी चीज को समझिए कि उसका क्या क्या अर्थ हो सकता है और उसी के बाद में विश्लेषण करके आप समझा सकते हैं। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से किसी आलोचना कर रहे, ये करे, वो ऐसा नहीं चल सकता। ये पॉइंट नंबर हमारा 7 है। अगला पॉइंट नंबर 8 है, पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ जो पल्लवन की रचना जो होती है वो हर हालत में आपको क्या करना, अन्य पुरुष में यहाँ पर होनी चाहिए, यानी दूसरे पुरुष के रूप में आपको एक उसका समझाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर अगला हमारे पास है कि पल्लवन जो है ब्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं। यानी जब हम उसका एक्सप्लेनेशन करें तो वो ब्यास शैली में होना चाहिए, आप समाज शैली में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास करना चाहिए। यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, बातों को विस्तार के लिखने के लिए इसमें आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर पल्लवन में जो भी निम्बत्मात्मक होती है हमारा, यानी जो निबंध हम लोग लिखते हैं उसका गुण बेसिकली होना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है, वरना नहीं। यानी पल्लवन के बेसिकली अगर आप लिखोगे तो टोटल आपको 10 गुण लिखने पड़ेंगे। इसके कुछ नियम होते हैं, वो आपको 10 पॉइंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क्स का सवाल आएगा तो भाई कम से कम आपको बड़ा कर लिखना पड़ेगा ना। तो ये 15 मार्क्स से पूछा जाता है। अब इसके अलावा जो सवाल आता है पल्लवन में कि पल्लवन की आवश्यकता क्यों है, आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो आप क्या लिखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है पल्लवन क्या है, पल्लवन की आवश्यकता क्या है, पल्लवन की विशेषता क्या है, ये सभी चीज में रिलेट होता है। तो पल्लवन की आवश्यकता क्यों है, चलिए आइए जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में लिखिएगा आप लोग कि जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो तब विस्तार की आवश्यकता होती है। यानी जो भी हमारा मूल भाव है अगर वो संक्षिप्त में लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना होगा आपको, वो सघन होता हो या जटिल हो, तब आपको क्या करना है, उसको विस्तार करने की आवश्यकता है। यानी छोटा सा मान लीजिए कोई लोकोक्ति या मुहावरे दिया हुआ है, अगर लेकिन उसका जो मूल भाव है, ठीक है, वो अगर संक्षिप्त है, सघन है या जटिल है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक उसको आवश्यकता पड़ता है कि आप उसे विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं। जब किसी उक्ति में निहित भावों को स्पष्ट करना पड़ता है तब भाव पल्लवन किया जाता है। यानी देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास उक्ति है या कोई कथन दिया हुआ है, आप उसमें जो भी निहित भाव है, मतलब उसके अंदर जो भाव छिपे हुए, अगर आप उसको स्पष्ट करना चाहते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ये भाव पल्लवन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जब कोई विचार या जानकारी अधूरी हो, यानी मान लीजिए कोई आपको कथन या उक्ति दिया हुआ है वो अधूरी हो, तब जब उसे अधिक स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तब पल्लवन किया जाता है। मतलब मान लीजिए छोटा सा बात है, जैसे आपने बचपन में कविताएं पढ़ी होंगी क्लास 10th क्लास 9th में, वहाँ छोटे छोटे कविताएं रहती थी लेकिन बहुत गहरा बात बोला जाता था। वो चीज आप खुद सोच सकते हो, छोटा सा एक कथन है, लगता है कि भाई एक कथन है, लेकिन इस कथन के क्या मायने रहते हैं जीवन में लोगों के, आप सोच सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप कोई नारा भी ले लोगे, ठीक है, जैसे करो या मरो, आपको लगता है कि भाई इस करो ये छोटा सा नारा, लेकिन इसका जो अर्थ है अगर आप निहित अर्थ पे जाओगे ना, बहुत गहरा बात कहा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब कोई भी विचार या जानकारी हमारे पास अधूरी हो तब हमें क्या करना चाहिए, उसे अधिक स्पष्टता के कारण, अधिक स्पष्टता के साथ उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाता है, हमारा पल्लवन कहलाता है। यानी कोई भी चीज अगर शॉर्ट में लिखा हुआ है आप उससे थोड़े कह सकते हैं इस प्रकार उसको अरेंज करो या रिप्रेजेंट करो हमारे पास, ताकि अधिक से अधिक बेसिकली उसमें जानकारी मिल सके और लोग उसे समझ सके। ये पल्लवन हमारे पास हम बेसिकली ऐड करते हैं। अब इसी में एक सवाल आता है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है। पल्लवन तो हमने पढ़ लिया कि पल्लवन की आवश्यकता क्यों है, लेकिन यहाँ पूछा जाता है कि पल्लवन की आवश्यकता क्यों होती है हमें। तो पल्लवन में क्या विशेषता है, पल्लवन में किसी उक्ति, वाक्य, जो सूक्ति दी हुई है, कहावत है, लोकगीतियां आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। यानी पल्लवन की क्या विशेषता है, अगर इसके क्या फीचर्स हमारे पूछा जाए या क्या प्रॉपर्टी है, तो अगर हमारे पास कोई भी उक्ति दिया हुआ है, कोई वाक्य है, कोई सूक्ति है, कहावत है, लोकगीति है,
आदि के अर्थ को हम लोग क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक क्या करते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। यानी मान लीजिए जैसे 9 2 11 होना, मान के चलता हूँ यहाँ कहीं आपको मुहावरे दिया हुआ है 9 2 11 होना। आप इस चीज को क्या कर सकते हो, आप इसके अर्थ को क्या करते हो, विस्तार पूर्वक लिखते हो कि 9 2 11 मतलब जैसे होता है चोर चोरी करके भाग गया, आपने सुना होगा, भाग जाना, पुलिस से बेसी पुलिस को देख के चोर डर के भाग गया, या फिर वो मुझे देख के 9 2 11 हो गया। क्यों? क्योंकि जब किसी के मन में खोट रहता है, कोई डर रहता है, तब वो इस प्रकार के काम करता है। तो यहाँ छोटा सा, यहाँ आपके पास कोई वाक्य उक्ति हो सकता है, वाक्य उक्ति कहावत लोकगीता हो सकता है, लेकिन उसके अर्थ को क्या करना, विस्तार पूर्वक समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये पल्लवन की विशेषताएं होती है हमारे पास। फिर अगला पॉइंट है, पल्लवन में उदाहरण, तर्क या विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। अगर हम पल्लवन बना रहे, मतलब कोई शब्दों कर रहे हैं या किसी चीज समझा रहे हैं, तो पल्लवन में हम उदाहरण दे सकते हैं, कोई तर्क दे सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इन सभी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम लोग को खरगोश और वो कछुआ वाला समझाया, वहाँ छोटा सा स्टेटमेंट था, लेकिन हमने आपको रिलेट करके समझाने की कोशिश की। खरगोश कछुआ हो गया, ये सब के सब चीज आप उदाहरण दे सकते हो। कोई तर्क भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी ऐड कर सकते हो, उसका विश्लेषण आप कर सकते हो। ये सभी चीज पल्लवन में ऐड होती है हमारे पास। फिर पल्लवन में मूल विचार के सभी पहलुओं का विस्तार किया जाता है। देखिए पल्लवन में इसीलिए क्या बताया गया हमारे पास, जो भी उस चीज से हमारे पास मूल विचार है, उसके उसमें जुड़े हुए जितने भी पहलू है, जो भी चीज समझाना चाहता है, उसका हमें विस्तार किया जाता है। मतलब विस्तार पूर्वक जो भी कथन या हमारे पास दिए हुए, उन सभी चीजों को हमने समझाने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये तीसरा नंबर पॉइंट हो गया हमारे पास। फिर अगला बताया हुआ है, चौथा नंबर पॉइंट है कि पल्लवन में मूल विचार को स्पष्ट करना चाहिए और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को समझाइए और इस प्रकार समझाइए कि स्पष्ट होना चाहिए, आसान मतलब सरल भाषा में होनी चाहिए, और वो संक्षिप्त रूप से आप उसे क्या करें, मतलब शॉर्ट वे में इसे अरेंज करें, ताकि लोग क्या करें, उस चीज को समझ सके। जैसे बहुत सारा क्या होता है, जैसे अभी हम आपको उदाहरण भी दे देते हैं। चलिए एक मिनट रुक जाइए आप लोग। जैसे मान लीजिए ये वाला था, ठीक है, लोगों की क्या था, पानी पानी जान पहचान बनी, या सत्य की जीत होती है। ये छोटा सा हमारे पास सूत्र वाक्य था, और इसके निहित जो देखिए भाव था, उसे हमने क्या किया, पहले विस्तार पूर्वक समझाया, और उसमें जो अर्थ है वो हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया। तो छोटा सा ही देखिए शब्द था, या सूत्र वाक्य था, हमने क्या किया, उससे पहले विस्तार पूर्वक समझाया। अगर आप इसमें कुछ बेसिक तर्क देना चाहते हैं, कुछ अगर आपके उदाहरण है, तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके शॉर्ट वे में आपको उसे अरेंज करना है। तो यही हमारे पास जो चौथा नंबर पॉइंट बताया जा रहा है कि पल्लवन में जो भी मूल विचार है उसको स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है, ये इसका काम होता है। और पांचवा पॉइंट है हमारे पास कि पल्लवन में जो प्रसंग निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका टिप्पणी करने की छूट नहीं है। मतलब देखिए अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, पल्लवन में किसी चीज का आलोचना नहीं करना है, कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करना, ये सिक्का छूट नहीं देगी। अगर आपका कथन जो कह रहा है, जो भी सूत्र वाक्य या जो भी दिए हुए, आप उससे रिलेटेड आप उसके बारे में अच्छी बातें बता सकते हैं, उससे जुड़े हुए कथन उदाहरण लेकर समझा सकते हैं, लेकिन किसी चीज की आलोचना नहीं कर सकते और किसी चीज पर टीका टिप्पणी आप नहीं कर सकते। इस चीज पे आपको छूट नहीं दिया गया पल्लवन में। तो ये था पल्लवन से जुड़ा हुआ जो सवाल था हमने कवर कर लिया। उदाहरण भी आपसे बच्चों समझा दिया कि उदाहरण क्या होता है पल्लवन का, पल्लवन की विशेषताएं, पल्लवन का आवश्यकता क्यों पड़ता है, पल्लवन का नियम क्या होता है, ये सभी चीज पढ़ लिया। तो अगर ये सवाल पेपर में आएगा आपका 15 मार्क्स कंफर्म हो गया, इस पढ़ लीजिए। तो एसी हिंदी का ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका पल्लवन। इससे पहले हमको संक्षेपण पढ़ा चुके हैं, संप्रेषण पढ़ा चुके हैं। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके देखिए और अपने एसी एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। उम्मीद करते हैं बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।